आज की क्लास में हम लोग मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का जो कि अपना यूनिट 2 है, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर में हिस्ट्री वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे ये सब क्या होगा आप लोगों को पता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का मोटिवेशन देखते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें साहब ये तो गलत बात है ना। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आया है, अशोक किस वंश का राजा था। ऑप्शन क्वेश्चन है अशोक किस वंश का राजा था, तो ये हो जाएगा मौर्य वंश का राजा था। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र को राजधानी लेकर गया था तो उदयन लेकर गया था, सबसे पहले उदयन लेकर गया था। बिंबिसार आया था तो ये कहाँ पे लेके गया था, ये राजगिर है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो नेपोलियन से की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि यह जो नेपोलियन था उस समय खोजे गए सभी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। आज जब भारत का समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राज्य प्लस में दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत चुका था। समुद्रगुप्त की तुलना BN स्मिथ ने नेपोलियन से किया है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अभी जो हिंदू धर्म का मतलब इसमें सभी चीज़ों का विकास हुआ गुप्त काल में। अभी जो हिंदू धर्म का ये जो ढांचा दिखाई देखने को मिल रहा है, इतने सारे पर्व त्योहार ये वो सब गुप्त काल की ही देन है। इस गुप्त काल में संस्कृत भाषा का भी बहुत अधिक उजागर हुआ, उसका विकास हुआ। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हर चीज़ का इसमें विकास हुआ है ना, इसीलिए इसको गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है, सबको पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट में कौन लिखा गया, तो अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन नहीं आता है, तो अथर्ववेद। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, देखिए प्रथम शासक यानी कि संस्थापक तो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, यह एक बहुत ही योग्य शासक था ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपना, और ये निम्न जाति का था। किस जाति का, निम्न जाति का था। इसके माता का नाम मोरा था, इसकी पत्नी का नाम हेलन था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्षेमेंद्र की रचना किसने की। क्षेमेंद्र की रचना किसने की, तो हो जाएगा बृहत और मंजरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका मेघास्थनीज की रचना है। मेघास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत बन के आया था, तो सेल्यूकस निकेटर की राजदूत बन के आया था। क्यों आया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने मेघास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस चीज़ के लिए, तो हेलन की देखरेख के लिए, जी हेलन कैसे रह रही है वहाँ पे है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र मतलब ननिहाल से रिश्ता होता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ था, तो लिच्छवी था, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में हसित सेना का प्रधान क्या कहलाते थे, तो हो जाएगा महापी कुलपति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महापी कुलपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन महिला संत थी, तो महिला संत मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 12,
चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई। कब हुई? तो इसकी जो मृत्यु है वो इसकी जो मृत्यु है 298 ईसा पूर्व हो गई, 298 BC में हो गई। कहाँ पे हुई? तो श्रवणबेलगोला में हुई। किसकी देखभाल में ये चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ वहाँ पे गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 15। मौर्यकालीन टकराव का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये हो जाएगा पन्याध्यक्ष, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 17। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो हो जाएगा कलिंग, यानी कि अभी जो उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है अभी? तो उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? आज के स्तर पे देखा जाए तो समाहर्ता DM को कहा जाता था। यहाँ पर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या है? तो ये भूमिदान होता है ना। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की इसको प्रेरणा किससे मिली थी? तो निक्रोध से मिली थी। इसकी शिक्षा किसने दिया? बौद्ध धर्म की अशोक की शिक्षा किसने दिया? तो उपगुप्त ने दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा जो कि इसकी लड़के थे उसको कहाँ पे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर, मतलब उसको शिक्षा कौन दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा उपगुप्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। राजगिरी की नगर बधुओं का क्या नाम था? तो हो जाएगा सालवती। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न होती है? यह लिखा था कौटिल्य, यानी कि चाणक्य ने लिखा था अपनी किस पुस्तक में? तो अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी हो जाएगी तोसाली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट तक्षशिला का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौहयुगी नगर कहा गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो हो जाएगा बुग्जा कोई अभिलेख। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बुग्जा कोई अभिलेख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक की राजदूत है? तो वो बता चुके हैं आप लोगों को, सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें, है ना, 13वें शिलालेख से मिलता है। और 14वें में माफीनामा है और 12वें में बताया है महिलाओं के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो BN स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की शुरुआती यानी कि प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी इसकी राजधानी कौन बनाया था? तो बिंबिसार बनाया था। सबसे पहला 33 क्वेश्चन। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यंक वंश है, जो कि सबसे पहला राजवंश था ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34।
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपना राजधानी बनाया, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। सबसे पहले बिंबिसार ने राजगिरी को अपना ये राजधानी बनाया, और फिर उसके बाद अजातशत्रु आया तो अजातशत्रु उसको चारों बगल से किलाबंदी करा दिया, और उसके बाद जब उदयन आया तो राजधानी पाटलिपुत्र लेकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे की? तो इसका हो जाएगा गंगा भी हो जाएगा, सोन नदी और पुनपुन नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो ये हो जाएगा मगध महाजनपद। सबसे पहले यहाँ पे मगध महाजनपद हो जाएगा। किसने किया था? तो अजातशत्रु राजा ने किया था। किसका लड़का था अजातशत्रु? तो बिंबिसार का। अजातशत्रु के लड़का का क्या नाम था? तो उदयन नाम था। क्वेश्चन नंबर 37, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है। ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ पे है? तो हो जाएगा हमारा बंगाल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य भारत के किस शिक्षक संस्थान में अध्ययन किया था? मतलब चाणक्य कहाँ पे पढ़े हुए थे? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में उदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उदंतीपुरी मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत यह एक कैलेंडर है, शक कैलेंडर, जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? तो इसका शुरुआत कनिष्क ने किया था। जब उसका कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, और जब वो राजगद्दी पर बैठा तब उसने शक संवत यानी कि शक कैलेंडर चलाया, जिसको आगे चल के शक शासकों ने चुरा लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो पहली धातु यहाँ पे तांबा हो जाएगी। सबसे बाद में क्या मिला? तो लोहा मिला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रयाग प्रशस्त का संबंध किस गुप्त शासन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त शासक, यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका हो जाएगा रुद्रदामन यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छूटेगा नहीं कभी। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का और दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और भी हो जाएगा इसका कौटिल्य। उसके बाद गुनीपुत्र उसका नाम है, और चाणक्य का नाम कौटिल्य है, चाणक्य है, गुनीपुत्र और विष्णुगुप्त। इसका राज्य रोहन बता चुके हैं, 78 ईस्वी में हुआ था। और जब इसका राज्य रोहन हुआ तभी इसने क्या किया था? शक संवत यानी कि शक कैलेंडर जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 47, मालिका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कालिदास। मालिका अग्निमित्र में किस दो लोगों के बारे में चर्चा है? तो ये हो जाएगा मालिका और अग्निमित्र के बारे में पूरा किताब भी दोनों के ऊपर लिखा गया है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रयाग प्रशस्त स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो हो जाएगा भारत में, इसलिए ब्राह्मणी लिपि में। अगर कोई पाकिस्तान का आता जैसे मानसेहारा शाहबाजगरी तो हो जाएगा खरोष्टी लिपि में। अगर वो अफगानिस्तान का है तो अरमाइट लिपि में। अफगानिस्तान का द्विभाषी अभिलेख है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? तो हो जाएगा अशोक ने। यहाँ पे राइट आंसर अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जीवक बौद्ध किस वंश के काल में थे? तो जीवक जो वैद्य हैं, जीवक जो डॉक्टर है, वो किस काल में थे? तो हर्यंक वंश में। किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के। बिंबिसार ने जीवक को कहाँ पे भेजा था? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य में। ये आया नहीं था, इसको भेजा गया था। कौन भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर भेजा था, जो कि चंद्रगुप्त के ससुर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 53। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका हो जाएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? तो ये हो जाएगा भानु का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल का वर्णन है। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 55। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम आया था। तो इसको चलाया था कब? तो 320 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को 1100 ईस्वी में बख्तियार खिलजी शायद 1100 ईस्वी में इसको जला दिया गया। मुगल शासकों द्वारा 1100 ईस्वी में इसको जला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कई महीनों तक ले इसकी पुस्तकें जलती रही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो हो जाएगा ह्वेनसांग। यात्रियों का यात्री किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और इतना पढ़ लिया कि उसमें टीचर भी बन गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग। 61। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए किसके शासकों ने किया है? समुद्रगुप्त एक सिक्का चलाया था जिसपे वो बीना बजाते हुए दिखाई दिया है। और एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का किसने चलाया था? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के कार्यकाल में सबसे अधिक कौन सी सिक्का फेमस थी? तो हो जाएगा मयूर काल वाली, है ना। मयूर शैली के सिक्का इसके काल में सबसे अधिक फेमस था। अगर पूछ दीजिए राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग है। उत्तरी पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम मान लीजिए भारत है, तो इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा देश आता है यहाँ पे? तो पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान में कौन से लिपि का प्रयोग है? तो ब्राह्मणी लिपि। भारत में ब्राह्मणी लिपि है, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि है और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि है ना। तो इसका राइट आंसर खरोष्टी लिपि हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो अशोक के अभी तक कुल 44 अभिलेख प्राप्त हुए, 44 को। क्वेश्चन नंबर 64। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो सीरिया में नहीं हुआ। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका में भेजा था। जीवक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से पाई? तो हो जाएगा तक्षशिला से। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो राजगृह का रहने वाला था। जीवक को बिम्बिसार ने कहाँ भेजा था? तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था। और अवंती को बिम्बिसार ने जीवक को ही भेजकर अपने आप में मिला लिया। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बिम्बिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। क्वेश्चन नंबर
67 जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में जीवक की क्या था? तो एक प्रकार का वैद्य था। क्वेश्चन नंबर 68 अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में उपस्थित है? तो हो जाएगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 69 बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यंक वंश से। बिंबिसार हर्यंक वंश। प्रथम राजा बिंबिसार और प्रथम राजवंश हर्यंक वंश। इससे भी पहले था एक बृहद्रथ वंश, तो उतना मान्य नहीं, उसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन प्रथम राजवंश पूछेगा तो हर्यंक वंश और प्रथम राजा तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 70 जरासंध का संबंध किस वंश से है? तो जरासंध बृहद्रथ वंश। क्वेश्चन नंबर 71 तक्षशिला किस राज्य में उपस्थित है? तो हो जाएगा गांधार राज्य में, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन नंबर 73 विजय धर्म का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो 13वें शिलालेख से मिलता है। राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कालिदास किसके समकालीन थे? तो हो जाएगा कनिष्क के समकालीन थे। आज की वीडियो में 74 क्वेश्चन हमने करा दिए, जो कि गुप्त मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर आधारित था। और इसके पहला चैप्टर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका हमने भी लगभग 70+ क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।